क्यों करते हैं? शायद हम लोग सुख के लिए करते हैं, हमें सुख प्राप्त हो, है ना? तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो सुख के लिए बहुत छोटा सा हमने पढ़ा भी है। आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, धनम कुतो मित्रम, मित्रम कुतो सुखम। यानी सुख तो मिलता है मित्रों के साथ। अगर आपके पास मित्र हैं, तो फैमिली के मित्र हो, बाहर के मित्र हो, कहीं के मित्र हो, और मित्र बिना धन से नहीं आते। तो घूम फिर के कहानी ये है कि धन नहीं है और मित्र नहीं है, मित्र नहीं है तो सुख नहीं है। तो कहने का मतलब है फिर मित्र मित्र भी नहीं है, धन भी नहीं है, तो फिर सब बेकार है। और ये दोनों चीजें मिलने के लिए हमारे पास विद्या का होना जरूरी है। तात्पर्य ये है कि अगर हमें सुख चाहिए, धन चाहिए, मित्र चाहिए, तो हमें गुणी होना पड़ेगा, विद्यावान होना पड़ेगा। और विद्यावान हम कैसे बनेंगे? बचपन से पढ़ते आए, आप लोग साथ पढ़ा भी होगा कि काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थनम पंच लक्षण। 5 लक्षण है तभी आपको विद्या मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कोशिश करके देख लेना कि आपको काक चेष्टा जानते हैं ना, कौवा कितना चालाकी से करता है काम। स्वान निंद्रा, इसका मतलब सब समझ गया होगा, समझना जरूरत नहीं है। तो विद्यावान बनना है तो आपको ये 5 लक्षणों पे ध्यान देना होगा। और हमारी सारी लड़ाई पूरे विश्व की पावर की है। कौन पावरफुल बने, घर में भी पावर की लड़ाई है। किसी बेटे को या बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा बड़ा पद है, तो उसे ज्यादा सम्मान मिलता है। मम्मी नौकरी करती है तो मम्मी को सम्मान मिलता है, पापा नौकरी करते हैं तो पापा को सम्मान मिलता है, दोनों नौकरी करते हैं, जिसकी बड़ी नौकरी है उसे ज्यादा सम्मान मिलता है ना? लड़ाई पावर की है। आपका दोस्त अगर है वो एक ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा गुणी है, तो उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। तो ये जो पावर का खेल है वो कोई ऐसा नहीं है कि घरों तक सीमित। कि देश के दो देशों के बीच में, तमाम देशों के बीच में जब हम बोलते हैं कि पावरफुल कौन है, तो हमारे दिमाग में आता है जापान बहुत पावरफुल, चाइना बहुत पावरफुल, फ्रांस बहुत पावरफुल, अमेरिका बहुत पावरफुल है, इंग्लैंड बहुत पावरफुल है, साउथ कोरिया बहुत पावरफुल है। ऐसा क्यों? आपको मालूम पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजिकली पावरफुल है, तकनीकी में आगे हैं। पूरे विश्व की तकनीकी इनके हाथ में, तकनीकों को बेचते हैं, तकनीकी बनाते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन में हमने डॉक्टर सीवी रमन जी को नमन किया। सिर्फ नमन करते हैं हम लोग। डॉक्टर सीवी रमन के 0.00001% की भी अगर हमने काम किया होता, तो आज हम पूरी दुनिया में अपना बेच रहे होते समय। मेरे हाथ में माइक है, भारत का नहीं है। मेरे हाथ में घड़ी है, भारत की नहीं है। मेरे जेब में मोबाइल है, भारत का नहीं है। मेरी चलती हुई गाड़ी भारत की नहीं है। क्या है? हमें गर्व करने में, हम देश हैं, हम देश के रूप में गर्व कर सकते हैं संस्कृति में। लेकिन अमीरी और गरीबी और पावर जब बनता है, आपने देखा होगा दुकान में, दुकानदार अमीर होता है और जो वहाँ खरीदने आते हैं, जितना ज्यादा खरीदने वाला होता है तो ज्यादा बार बार बाजार में जाता है। किसी को देखना, जिस घर के बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, पत्नी पति सारे बाजार में घूमते हैं, वो गरीब हो जाते हैं, दिन भर खरीदारी करते हैं। और जो बाजार में बेचता रहता है सुबह से शाम तक, वो अमीर होता है। यही दो देशों के बीच में, जो टेक्नोलॉजी को बेचता है वो पावरफुल और अमीर होता है, और जो टेक्नोलॉजी खरीदता है वो गरीब होता है। हमें टेक्नोलॉजी बेचनी है, खरीदनी पड़ती है कभी कभी। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ बने, सब कुछ स्वदेशी बने, और वो स्वदेशी हमारे काम में भी आए, पूरी दुनिया को हम बेचें। अगर हम गरीबी हटाना चाहते हैं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करना चाहते हैं, तमाम बातें हैं, जो भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी, हमारी एजुकेशन और हमारी तकनीकी तो इतना बढ़ाना होगा कि विश्व उससे हमसे मांगे और हम उसे बेचें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी बात में हम कर रहे थे संपदा की, प्रॉपर्टी की। पढ़ाई कहाँ की है? प्रॉपर्टी की। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो आज मैं उसी प्रॉपर्टी की बात करूंगा, लेकिन दूसरे तरह की प्रॉपर्टी। एक तो प्रॉपर्टी वो है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा सामान है ना? और वो प्रॉपर्टी दिखती है। जो प्रॉपर्टी दिखती है उसको हम भौतिक प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दृश्य प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में है, जेनेसिस ऑफ माइंड।
माइंड में है, लेकिन आप मेरे दिमाग में क्या क्या है मैं बोलूंगी तो समझ में आएगा। ये दीपक सर के दिमाग में कितनी चाहते हैं, सीमा मैडम बैठी हैं, क्या क्या दिमाग में है तो कैसे मालूम पड़ेगा? आप देख नहीं सकते हो, आप छू भी नहीं सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टी जो दिमाग में है, हम आज उस प्रॉपर्टी की बात करें। वो प्रॉपर्टी है इनटेंजिबल, अदृश्य प्रॉपर्टी। भौतिक रूप से उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और ट्रांसफर नहीं कर सकते। और यही प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टियों से बड़ी है, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा। और बौद्धिक संपदा को संरक्षण कैसे किया जाता है, उसका अधिकार क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। इसके पहले एक और छोटी सी बात बता दूं कि बौद्धिक संपदा का इम्पोर्टेंस क्या है। आपने देखा होगा कि हम सब लोग एक जैसे हैं दिखने में, तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन घर में जब कोई काम करने वाली बाई आती है या कोई काम करने वाला लड़का आता है या किसानों के यहाँ जो काम करते हैं, तो आपने देखा होगा काम करने वाला 300 रुपए से लेके 1,000 रुपए रोज कमाता है। और वो भी उसको हम बाद में देते हैं कि नहीं, बाद में काम करने के बाद कई बार उसको डांट भी लगा देते हैं। इज्जत तो कतई नहीं करते, बहुत अच्छे शब्द लोग हैं, उनकी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इज्जत करता हूँ खैर। लेकिन काम करने जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को बहुत बार वो इज्जत नहीं मिलती है जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए काम के बाद। पैसा भी रिक्शे वाला जा रहा है, उससे भी हम जाना करते हैं थोड़ी देर, जब उसको हम पैसे दें। लेकिन हम वही लोग हैं जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले एक घंटा इंतजार करते हैं, 500 रुपया फीस देते हैं, 2 मिनट वो पूछता है, जाते समय नमस्ते करते हैं, आते समय नमस्ते करते हैं, गिर गिर पड़ते हैं बेमतलब में। लॉयर के पास जाते हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, नाश्ता करके जाता हूँ, 2 घंटे बोलता हूँ, मुझे 2.5-3 लाख रुपए मिलते हैं बोलने के, आधा घंटा 1 घंटा। और सब बच्चे आके पहले पैर छूते हैं, बड़ा भी कई बार पैर छू लेता है। कहने का तात्पर्य क्यों? ये डिफरेंस है बौद्धिक संपदा। अगर बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आपका सम्मान है। तो हमको फिजिकल प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा बहुत बड़ा ठेकेदार है, अरबों करोड़ों का हो सकता है घूम रहा है, लेकिन एक अगर बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, या एक प्रोफेसर है, या इंटेलेक्चुअल है, जज है, वकील है, दीपक सर है, कितने लोग सम्मान करते हैं? क्यों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छोटे छोटे स्तर पर देखिए, बड़े स्तर पर देखिए, जहां पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वहीं पावर है। और हमको व्यक्ति के रूप में, देश के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही इकट्ठा करना है, गेन करना है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती कितने प्रकार की है? इसमें कई प्रकार हैं। एक पेटेंट बोलते हैं एक प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी कॉपीराइट होती है, एक प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क होती है, एक प्रॉपर्टी ट्रेड सीक्रेट होती है, एक प्रॉपर्टी प्लांट ब्रीडर राइट होती है। इनकी हिंदी मुझे नहीं पता है, इनको ऐसे ही आप देख लो, प्लांट ब्रीडर राइट्स होती है। और इसके अलावा एक डिजाइन डिजाइन प्रॉपर्टी है। इसके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। और आपको बीच में नहीं समझ में आया तो हाथ उठा के आप लोग पूछ भी सकते हैं बच्चों, क्योंकि मान लीजिए मैं बोल के चला गया, आपको समझ में ना आए तो फायदा नहीं है बोलने। तो पहली प्रॉपर्टी है, इसको हम बहुत महत्वपूर्ण है, पेटेंट। पेटेंट का मतलब है कि जो भी हम नया बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन है, डिस्कवरी नहीं है। डिस्कवरी का तात्पर्य है कि जो पहले से उपलब्ध है उसको हमने पता कर लिया। इन्वेंशन का मतलब है कि पहले से उपलब्ध नहीं है और वो बनाया गया, उसकी खोज नहीं की गई। तो अगर कोई इन्वेंशन है नया, तो उस इन्वेंशन को कोई चोरी न कर ले, अपना ना बता दे। कई बार ऐसा होता है कि वैज्ञानिक छोटा है और उसने बेचारे ने अपना इन्वेंशन किया, और उसका जो जो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या उसका जो प्रिंसिपल है, या वीसी है, या डायरेक्टर, उसने अपना नाम छपवा दिया, अपने नाम से ले लिया, या किसी और ने उसको चोरी कर ली। तो चोरी ना हो तो उसको हम पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट कराने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली बात तो है, हमारा जो इन्वेंशन है वो नया हो, नॉवेल हो। नया का मतलब है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उसके पहले वो नहीं बना है। तो नॉवेलिटी का जो है, पहली बात तो नॉवेलिटी के लिए जरूरी है, नया होने का मतलब है कि जब तक वो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग ना हो जाए, नामांकन ना हो जाए, जब तक उसको कहीं पर उसके बारे में ना बताया जाए, मौखिक रूप से भी ना बताया जाए। अखबारों में कई बार खुशी खुशी में अखबार छपवा देते हैं, हमने ये बनाया है, अखबारों में छपवाया जाए, कोई मैगजीन में आए तो मैगजीन में ना बताया जाए।
अदर नहीं तो उसकी नॉवेल्टी लॉस हो जाएगी, नहीं तो नॉवेल्टी खत्म। तो किसी भी आविष्कार का नया होना जरूरी है। उसके बाद नया होने के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है कि उसमें इन्वेंटिवनेस हो। आविष्कार हुआ है तो उसमें कोई ऐसा हो कि कोई भी समझ जाए आपने आविष्कार किया और रास्ते में कोई जा रहा है उसको समझ ले, तो वो आविष्कार नहीं माना जाए। यानी कि आविष्कार होने वाले गुण होने चाहिए, कठिन होना चाहिए, बिल्कुल साधारण नहीं होना चाहिए। जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन ऑब्वियस। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाई नॉर्मल पर्सन। केवल वो वैज्ञानिक व्यक्ति समझ उसी विषय का जो ज्ञाता हो वही उसको समझ पाए, बिल्कुल साधारण हो। ये आता है इन्वेंटिवनेस। और तीसरा जो है उसका महत्व होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इन्वेंशन हो गया तो समाज में, देश में, इंडस्ट्री में उसका कोई यूज नहीं है, तो उसका प्रयोग भी होना चाहिए। तो अगर तीन चीजें हैं, एक तो नया है, नॉवेल्टी है, पूरे विश्व में नहीं कहीं हुआ। दूसरा है कि उसमें आविष्कार ऐसा है कि जो साधारण ना हो। और तीसरा है उस आविष्कार को जो यूज हो, निगेटिव यूज ना हो, पॉजिटिव यूज हो, उस कंडीशन में ही उसकी फाइलिंग होती है। तो पेटेंट ऑफिस है दिल्ली में है, उसके दूसरे जो ऑफिस है एक कलकत्ता में है, एक नागपुर में है, एक मुंबई में है। इस तरीके से 4 अलग अलग जगह ऑफिस है। मेन ऑफिस उसका दिल्ली में है। तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म होता है। तो जो भी आपका आविष्कार है उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। और उसमें कठिन होता थोड़ा, तो कई बार खुद से नहीं समझ में आता। तो पेटेंट के जो लॉयर होते हैं उनको अटॉर्नी बोलते हैं, पेटेंट अटॉर्नी। तो पेटेंट अटॉर्नी की सहायता ली जाती है और फिर उसको फाइल किया जाता है। तो फाइलिंग, और जब फाइलिंग करते हैं उसके बाद फिर उनकी पत्रिका होती है। उस पत्रिका में आपकी खोज के बारे में छापा जाएगा, तो जिसको बोलते हैं पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट जो है प्रकाशित होता है। और प्रकाशन के बाद फिर उस पर पेटेंट का पूरा ऑफिस उसमें चर्चा विचर्चा करता है, देखता है कि पेटेंट इस लायक है कि नहीं, तो उसको ग्रांट किया जाए, मतलब उसको माना जाए। और अगर वो बहुत अच्छा होता है तो पूरी समिति बैठ करके उसको ग्रांट करती है। और ग्रांट होने के बाद फिर आपका वो कोई चोरी नहीं करता। कम से कम जिस दिन वो फाइल किया गया है, तो फाइलिंग से लेकर के जिस दिन उसका नामांकन हुआ है, नामांकन से लेकर के 20 सालों तक उस पेटेंट को कोई उसको चोरी नहीं कर सकता। यानी कि बिना आपसे पूछे, बिना आपकी जानकारी के, बिना आपकी कंसेंट के उसको कोई प्रयोग नहीं कर सकता किसी भी फॉर्म में। अगर प्रयोग करेगा तो आपसे पूछेगा, आपसे जो सत्य होंगे उन सत्यों को माने। तो ये है पहला पेटेंट। मतलब पहला जो बौद्धिक संपदा का पूरे विश्व में जो भी देश है, जिन देशों के पास तकनीकी है उस तकनीकी को सबके पास पेटेंट। और जापान में हाईएस्ट पेटेंट है क्योंकि तकनीकी उससे सबसे ज्यादा है। तकनीकी चोरी ना, इसीलिए हम दूसरे की तकनीक को खरीदते हैं, चोरी नहीं कर पाते। अगर वो पेटेंटेड ना हो तो वो चोरी हो जाए। हमारे बहुत से बीच में चर्चा हो रही थी, बासमती राइस है, हल्दी है और तुलसी है, तमाम तरह की चीजें थी जो हमारे देश में पेटेंटेड नहीं थी। तो दूसरे देशों में, खासकर अमेरिका ने उसको पेटेंट कराया, फिर हमें उसके लिए केस लड़ना पड़ा, फिर हम जीते, तब जाकर के हमारा वापस। दूसरा बौद्धिक संपदा का राइट है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है कि जो हमारे मन में आइडिया है, जो हमारे विचार हैं, उन विचार को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से लाते हैं, तो कॉपीराइट। केवल आइडिया कॉपीराइट नहीं हो सकता कि हमारा बिल्कुल आइडिया है, आइडिया को एक्सप्रेस कैसे, जैसे कि मैं वहां बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने का तरीका ये कॉपीराइट है। अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका कॉपीराइट हो सकता है। हम अगर डांस कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस का तरीका कॉपीराइट हो सकता है। जितनी मूवी बनती है वो सारी अंडर कॉपीराइट होती है। एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया कम्स अंडर द कॉपीराइट। कॉपीराइट 1957 में कॉपीराइट एक्ट बना था। 2012 में फिर उसका अमेंडमेंट होते रहते हैं, तमाम अमेंडमेंट हुए। लास्ट अमेंडमेंट 2012 में हुआ, वो 2012 वाला अमेंडमेंट अब 22-23 में भी उसकी फाइल चल रही है और अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो वो सारे जो चेंजेस होते हैं उन पर अडॉप्ट किया जाता है। और कॉपीराइट की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि जो भी आप अगर चिट्ठी भी लिखते हो तो आपकी लिखी गई चिट्ठी भी कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर उसको भी वो लिखता है आपकी चिट्ठी से नकल करके, तो वो भी अंडर कॉपीराइट। और कॉपीराइट का बहुत आप अगर इम्पोर्टेंस समझते हैं तो आप समझ लो, जितना लिटरेरी म्यूजिकल वर्क है, ऑथर की लाइफ प्लस 60 ईयर,
जब तक आदमी जिंदा रहता है, मनुष्य जिंदा रहता है, प्लस उसके 60 साल तक उसकी रॉयल्टी मिलती है। ऐसे तमाम लोग हैं विश्व में जिन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब से उनका पूरा परिवार का पालन पोषण हुआ कॉपीराइट की वजह से, और उनके मरने के बाद भी 60 साल तक उनका परिवार करोड़ डॉलर लेता रहा। तमाम ऐसे कॉपीराइट के लोग हैं। आज इंडिया में भी ऐसे हैं जिनको 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक, कम से कम 1,000 लोगों की लिस्ट है मेरे पास जिनको की इतने पैसे मिलते हैं रॉयल्टी के एक किताब लिखने। तो कॉपीराइट में अगर आप कुछ भी करते हैं तो कभी भी कोई चोरी नहीं कर सकता। तो आप जो भी लिखें, जो भी पढ़ें, अगर वो यूनिक हो। अभी आपने देखा होगा अखबार में आया था शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो एक शब्द है खामोश, उन्होंने उसको कॉपीराइट कराया कि ये मेरा तरीका है कहने का, कोई और नहीं करता। तो कोई भी आप जो भी लिखते हो, परफॉर्म करते हो, जो विचार करते हो, उसको अगर एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेशन में लाते हो, तो वो कॉपीराइट है। ये दूसरा हमारा भौतिक संपदा, और ये बहुत बड़ी भौतिक संपदा है। जितनी भी मैगजीन में बातें छपती हैं, किसी रिसर्च जर्नल में आर्टिकल छपता है, जो हमारा परफॉर्मेंस होता है किसी भी प्रकार का, डांस का हो, डायलॉग का हो, बोलने का हो, बात करने का हो, गाना गाने का हो, एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस कम्स अंडर द कॉपीराइट। और वो हमारा सारा जितनी भी क्रिएटिविटी है, सभी एक्सप्रेशन ऑफ द ऑल क्रिएटिविटी सारा कॉपीराइट का हिस्सा है। और ये बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा है। हमारे पूरे विश्व में और देश में इतनी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, जितना हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, वो सारा कॉपीराइट की वजह से। अगर कॉपीराइट ना होती तो जो जितना डिजिटल वर्ल्ड है उसको आसानी से लोग चोरी करते हैं। हम चोरी नहीं कर पाते, प्लगरिज्म हमारा हो जाता। तीसरा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी एक और बौद्धिक संपदा है, उसका नाम है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब है कोई ऐसा मार्क या कोई स्लोगन या कोई बात या कोई ऐसी जो जिससे कि उसको पहचान हो सके, पहचान चिन्ह। आपने देखा होगा इसमें एक चिन्ह बना हुआ है, जो ये पोस्टर है, चिन्ह बना है ना, 2 चिन्ह बने हैं। इस चिन्ह से आप क्या समझ रहे हो? जैसे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रेडमार्क है। ये कोई और नहीं बना सकता। ये किससे हम समझ जाते हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश है, उसकी पूरी सरकार का ट्रेडमार्क से। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, ये उसका लोगो है। ये भी एक ट्रेडमार्क। आपने कभी कभी देखा होगा हर एक एप्पल कटा हुआ एप्पल है ना, आईफोन में लगा रहता है, उससे हम समझ जाते हैं कि आईफोन है, इसकी कीमत कितनी है। यानी क्वालिटी और कीमत, पहचान, क्वालिटी, प्राइस एंड आइडेंटिफिकेशन, पहचान, गुणवत्ता और उसका प्राइस, तीन चीजें डिटरमाइन होती है ब्रांडिंग से। और जो ब्रांडिंग बनता है, उसको जो लोगो बनता है, किसी भी तरह का लोगो हो सकता है, वह कोई फिगर भी हो सकता है, कोई एक अक्षर हो सकता है, कहीं कहीं पर एक अक्षर का होता है, कहीं कहीं स्लोगन होता है, कहीं कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, हाथ से बना सकते हो, मशीन से बना सकते हो, केमिकल से बना सकते हो, सबको मिला के बना। ये ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क की मैं वैल्यू बताऊं आपको, जैसे हम सब लोग कपड़े पहने हुए हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अखबारों में आता रहता, फला नेता ने 11 लाख रुपए का सूट पहना, या फला अभिनेत्री ने इतने लाख रुपए का पहना। मैं बताऊं, कृषि का वैज्ञानिक हूँ, केवल 4 प्रकार की कॉटन होती है। जो कपास है, कपास 4 प्रकार की होती है वैज्ञानिक रूप से, और वो कपास 1,000 रुपए किलो से ज्यादा महंगी कहीं नहीं, अच्छी सस्ती कपास। और 1 किलो का तो कोई कपड़ा बनता नहीं, 100 ग्राम, 200 ग्राम। 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 50 लाख का कपड़ा आता कहाँ से? कॉटन तो हमारी इतनी सस्ती है। तो कॉटन का पैसा नहीं है, वो पैसा ब्रांडिंग का है। ये महत्व है ट्रेडमार्क। अगर आप बोतल उठाओगे पानी की, देखोगे आर लिख के गोला बना होता है, इसका मतलब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। कहीं कहीं पर आप कोई भी सामान उठाओ, आज से जब भी कहीं जाओ दुकान में, तो जो भी सामान लो आप देखना, जो कोई पैकेट हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जरूर 3 जरूर चीजें लिखी होंगी। एक आर लिखा होगा, गोला बना। आर अगर गोला है, इफ आर इज इन सर्कल, तो इसका मतलब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। और अगर उसमें टीएम लिखा है, टी बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर एम लिखा होगा, सब फिक्सेड होगा, उसका मतलब है कि जो ट्रेडमार्क है वो अनरजिस्टर्ड, आई लो।
और इसके अलावा कहीं पर SM लिखा मिलता है, इसका मतलब वो सर्विस मार्क, जहाँ पे सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कुरियर सर्विस है, पिज्जा सर्विस है, या जहाँ पर भी सर्विस इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। तो 3 प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं। ट्रेडमार्क और मर्केंटाइल एक्ट आया था 1958 में, और बाद में ये 2003 में एक्चुअली इन्फोर्स हुआ हमारे देश में। और उसी के नाते जितने भी तरह के ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया तो पहले 10 साल उसको उसकी वैल्यू होगी, उसके बाद बार बार कितने भी बार उसका रिन्यूअल हो सकता है, उसको पंजीकरण दोबारा मतलब री रिन्यूअल करा सकते हो, उसकी एक फीस होती है। और एक बार जिसका ट्रेडमार्क हो जाता है वो सामान्यता है, उसका बार बार पंजीकरण कराता है, खत्म नहीं होता। और आप हर चीज में ऐसा कोई भी चीज नहीं मिलेगी जिसका ट्रेडमार्क ना हो। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ ट्रेडमार्क की। मैं जहाँ से पढ़ा हूँ पूसा इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है, वहाँ से मैं PhD कर रहा था। तो पहले वो पूसा इंस्टीट्यूट बिहार में था, समस्तीपुर में। तो उसका नाम जो है, एक अमेरिका से वैज्ञानिक आए थे, वैसे पूसा, तो उसका नाम पड़ गया पूसा। तो इंस्टीट्यूट का नाम भी, उसका नाम तो असली है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन वो पूसा के नाम से जाना जाने लगा। उसी गांव में मतलब समस्तीपुर के बाहर एक जगह पूसा शहद नाम से शहद बिकता था। तो ये पूसा इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया, वो गरीब किसान पे टेस्ट कर दिया कि पूसा शब्द तुम्हारा नहीं है, हमारा है, और तुम इस पूसा शब्द को नहीं यूज करते। तो लड़का जो शहद बेचता था उसने कहा नहीं, हम तो कम से कम 50 साल से बेच रहे हैं, हमारे परदादा सब बेचते थे। और हम जो है हिंदी में एक मतलब पूस का महीना तो ठंड होती है, तो पूस के महीने से हमने इसको पूस पूस को पूसा कर दिया, हिंदी वाला पूसा, और हम तो बेच रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया, और उसने साबित कर दिया कि पूसा जो शब्द है पूसा इंस्टीट्यूट के बनने से पहले से। तो कोर्ट ने उसको विजयी घोषित कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से हाथ पर जोड़ करके उसको 25 लाख रुपए दिए, फिर बोला तुम भी यूज करो, आप भी। ये इसका महत्व है, ये ट्रेडमार्क की पावर है। अगर आपके पास कोई भी चीज है, अगर उसका आप ओनर है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क फाइल है, तो न सिर्फ आपको पहचान बताएगा, आपकी ब्रांडिंग कराएगा, आपकी प्राइस को डिटरमाइन करेगा, और उसकी गुणवत्ता पर करेगा। ठीक है, तो कोई भी काम करें तो ट्रेडमार्क को जरूर इन्वॉल्व करें। नहीं रजिस्टर्ड हो पाए तो तुरंत उसको फाइल करें, फाइल कर देंगे, उससे भी काम हो जाएगा। फाइल करने के बाद भी उसको कोई नहीं यूज कर सकते। चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो डिजाइन। आपने देखा होगा कि मोबाइल की अपने एक डिजाइन होती है, हर एक मोबाइल, कोई मोबाइल लो डिजाइन होती है, माइक की भी डिजाइन होती है, कार की भी डिजाइन होती है। जो महिलाएं लड़कियां जो ऑर्नामेंट पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, उनकी भी डिजाइन है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप बाजार में जाते हो वो डिजाइन नहीं है। डिजाइन हो सकता है वो मैनुअल बनती हो, या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, मशीन से बनाई जाती हो, हाथ से बनाई जाती हो, केमिकल से बनाई जाती हो, तीनों को सबको मिला के बनाई जाती है, डिजाइन जरूर होती है। तो डिजाइन भी रजिस्टर्ड होती है। अगर आपकी अपनी डिजाइन है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। और वो डिजाइन का रजिस्ट्रेशन डिजाइन एक्ट हमारे देश में बना 2000 में, डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। और वो रजिस्ट्रेशन भी 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद वो कोई हो सकती है, कोई कर ले, एक 10 साल पर उसका महत्व खत्म हो जाता है। डिजाइन डिजाइन में भी वही रूल लागू होता है कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है कि डिजाइन नॉवेल होना चाहिए, नई होनी चाहिए। नई का मतलब है कि पूरे विश्व में एक ग्लोबल वर्ल्ड में आता है। नॉवेलिटी शुड बी असेस्ड एट द ग्लोबल कंटेस्ट, मतलब विश्व स्तर पर उसको देखना है आपको कि नया है कि नहीं है। और नया होने के लिए आपको उसके लिए पेटेंट जो अटॉर्नी होते हैं उसको सर्च करते हैं कि ये पहले से डिजाइन है कि नहीं। और दूसरा है कि देश में किसी भी सरकारी संस्थान के अक्षरों को, झंडे को, पार्लियामेंट को, सरकारी संस्थाओं के किसी भी चीजों को डिजाइन नहीं बना सकते। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, कल को कोई बोले कि मैं पार्लियामेंट की डिजाइन बना दूंगा, या हमारा झंडा है देश का, उसको डिजाइन बना देंगे, या जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों, ऐसी कोई डिजाइन नहीं बना। जैसे मैं आपको बताऊं, बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चों के टीचर को पता होगा कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे M.F. हुसैन, नाम सुना है? श्री M.F. हुसैन थे, बहुत बड़े चित्रकार थे।
तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्रों पे चप्पल बना दिया था डिजाइन के नाम पे, तो उन पर केस हो गया। तो डिजाइन नॉवेल्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई हम ऐसी डिजाइन बनाए जो किसी की भावनाओं को, एक की भावनाओं को आज करे, नंबर एक। नंबर दो, वो सरकारी किसी भी संस्थाओं का चित्र हो, उसके अलावा डिजाइन बनेगा जब ये नॉवेल्टी उसकी बने। तो डिजाइन नॉवेल होना चाहिए, और तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, 10 साल का रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार आपने देखा होगा जितने हॉल मार्क्स जितने भी चीजें हैं वो सारी नई डिजाइन होती है, और डिजाइन अगर चोरी होती है तो उस पर केस हो जाता है, अगर कोई केस करता है। तो ये एक ये बौद्धिक संपदा। एक और बौद्धिक संपदा, उसका नाम है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा फॉर्मुलेशन, कोई भी ऐसी बात जो आपके ट्रेड को, आपके व्यापार को आगे ले जाती है। और ट्रेड सीक्रेट जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मतलब जो वहाँ काम करते हैं जिसकी कंपनी है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट से बनता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, कोका कोला पीते हो आप सब लोग, कोक पीते हो ना, हम सब कोक, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते होगे। कोल्ड ड्रिंक में बोतल में लिखा रहता है इतनी चीनी है, इतना कार्बोनाइज्ड वाटर है, इसमें ये है, उसमें ईच एंड एवरी, सॉरी, सब कुछ उसमें लिखा हो। तो आप में से कोई ये बताओ कि अगर हम उसको सारा कुछ अपने घर में मिला दें तो क्या वही टेस्ट आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, करके देख लेंगे। जो जो बोतल में लिखा है उसी फॉर्मुलेशन को उसी तरीके से, उतने ही रेशियो से, उसी तरीके से अगर आप ट्राई करोगे तो आपको कभी भी वो वाला स्वाद, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कोई उसमें ऐसी बात है जो लिखी नहीं है। देयर इज समथिंग दैट इज नॉट रिटन ऑन द बॉटल। यही ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट इज ए सीक्रेट फॉर्मुलेशन, और कोई भी सीक्रेट उसका ऐसी बात है जिसकी वजह से वो बिजनेस को आगे ले जा रहा है। ट्रेड सीक्रेट का फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ट्रेड सीक्रेट के रजिस्ट्रेशन के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि तुम जहाँ नौकरी छोड़ोगे या नौकरी के टाइम पर कभी भी इस बात को बाहर नहीं ले जाओगे। अगर वो बाहर ले जाएगा तो उसका उसमें पनिशमेंट। जैसे मैंने कोका कोला बताया, तमाम तरह के सिरप हैं, तमाम तरह के ड्रिंक है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, KFC चिकन है, लोग ट्राई करें तो घर में जो लोग खाते हैं उनको पता होगा। तमाम ऐसी मार्केट में चीजें खाने की हैं, पीने की हैं, दवाइयाँ हैं, उनके जो भी, उनमें सब में ट्रेड सीक्रेट्स है, वो सब कुछ लिखते हैं। लिखना जरूरी है, लेकिन उसमें एक या दो बात नहीं लिखी होती है जिसकी जिसकी असली जड़ होती है। ये है ट्रेड सीक्रेट। एक और है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। एक और बौद्धिक संपदा है। आपने देखा होगा कि अगर मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, घड़ी खोलो, पंखा खोलो, सब में तारे, ऐसे ऐसे तारों का एक सर्किट होता है। तो जहां पर भी इंसुलेशन और सर्किट इन्वॉल्व है, वो भी एक डिजाइन है। ये मोबाइल खोलोगे इसमें अलग तरह का पीछे सर्किट बना होगा, हर एक टीवी में एक सर्किट बना होगा, तारों का बना होगा। मोबाइल में होगा, टीवी में होगा, पंखा में होगा, ये बिजली घर के जो खंभे होते हैं इनमें होगा। जहां पर भी वायरिंग सिस्टम इन्वॉल्व है वहां पे सर्किट होता है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसफर ऑफ साउंड एंड ऑल। तो ये जो सर्किट है, इस तरह का सर्किट है, इसकी भी एक डिजाइन होती है। ये डिजाइन भी हमारे देश में डिजाइन एक्ट 2000 में आया, और इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है। और ये भी 10 साल के लिए मिलता है शुरुआत में। अब कितने भी साल फीस भर के आप इसको दोबारा से पंजीकरण रिन्यूअल करा सकते हैं। तो एक इस प्रकार की बौद्धिक हमारा राइट है, बौद्धिक संपदा राइट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडर राइट। जितनी नई नई प्रजातियां हैं, वो पहले क्या होता था कि बहुत से किसान, अच्छे किसान होते थे, या हमारे देश में स्पेशली जो आदिवासी हैं उनको दवाइयों का नॉलेज बहुत होता था। तो बाहर के विदेश से लोग आते थे, या हमारे देश के वैज्ञानिक उनके पास जा करके उससे सारी जानकारी ले लेते थे। जानकारी लेने के बाद उसको लिखते थे और अपने नाम से उसका छाप देते थे, चोरी करते थे। और आदिवासी के बेचारे को पता भी नहीं होता था, किसान को पता नहीं होता। तो अब ऐसा ना हो, इसके लिए किसी भी नई वैरायटी
या कोई भी अगर वैरायटी होगी, कोई प्रजाति होगी, बनेगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। प्लांट ब्रीडर को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फार्मर्स को भी कराना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडर राइट्स। ये 1961 में पहले पेरिस में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के तहत है, इसमें जितनी भी जो पौधों की प्रजातियां, हॉर्टिकल्चरल, हॉर्टिकल्चर का मतलब है फल वाले, फूल वाले और सब्जी वाले पौधे, और जो बोटानिकल, बोटानिकल का मतलब है बाकी सारे पौधे, और मेडिसिनल, जहाँ से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, तीनों प्रकार के पौधे इसमें आते हैं। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 4 चीजें जरूरी है। पहली तो नॉवेलिटी, जो प्रजाति है, यहाँ पर नॉवेलिटी का मतलब है कि प्रजाति जब बनाई गई है, बनाने के बाद कम से कम 1 साल तक उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि उसको बेचा नहीं गया, तो उसको नया बोला जाएगा। अगर किसी ने बनाया और बना के उसको बाजार में बेच दिया तो नया नहीं माना। दूसरी है, नॉवेलिटी के अलावा वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्टनेस, और उसमें कोई ना कोई ऐसा करेक्टर हो जिससे कि आप ये बता सको कि ये दूसरी वैरायटी अलग है। हम जब नई बोलते हैं तो नई का मतलब क्या है, उसका फूल अलग हो, या उसका दाना अलग हो, या ज्यादा हो, कोई ना कोई एक करेक्टर, एक ऐसा होना चाहिए कि जो पुरानी जितनी भी वैरायटी है उसकी, उस फसल की, उससे अलग है। और तीसरा है यूनिफॉर्मिटी, वो समान रूप से व्यवहार करे। जब उसको बोया जाए तो बोने के बाद आधी पहले पके, आधी बाद में पके, आधी जर्मिनेशन हो, आधी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी हो उसकी पूरी फील्ड में, और यूनिफॉर्मिटी के अलावा उसमें स्टेबिलिटी हो, मतलब सालों दर सालों, जनरेशन सिस्टम बोलते हैं, हर साल उसकी उपज में, उसकी क्वालिटी में कमी ना आए। तो अगर इसमें चारों तरफ कंपोनेंट हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसका रजिस्ट्रेशन के लिए भारत देश में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। उसके अलावा यहाँ पर PPVNFR, किसानों के लिए संरक्षण आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और एक बार रजिस्ट्रेशन अगर हो जाएगा तो उसको भी कभी कोई चोरी नहीं कर सकता। सामान्यतः 20 सालों तक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, 20 सालों में तो स्वतः खत्म हो जाता है। लेकिन वो वाइन्स है, वाइन्स मतलब जो जैसे ग्रेप का है, जहाँ पर टेंडरिंग होती है ग्रेप वगैरह में, तो उसके लिए 25 साल, और किसी किसी पौधे का 18 साल। इस प्रकार से इतने प्रकार के, एक और बौद्धिक संपदा जिसको हम बोलते हैं GI, जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कोई भी कृषि का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या नेचुरल प्रोडक्ट है, या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, वो उस लोकल रीजन का, जिस रीजन में आया है उस रीजन की स्पेशलिटी की वजह से वो जाना जाता है। जैसे मेरठ में अपने यहाँ है गजक है, या बल्ले बनते हैं, या यहाँ के कुछ समोसे भी हैं, अलीगढ़ में ताले हैं, दार्जिलिंग में चाय है। तो वहाँ की मिट्टी की वजह से, जैसे बासमती, भारत का बासमती राइस है, पाकिस्तान का बासमती राइस है, तो वहाँ की मिट्टी की वजह से, जलवायु की वजह से, या वहाँ की विशेषता, बनाने की विशेषता की वजह से उसको जाना और पहचाना जाता है। और ये जो राइट है, ये राइट व्यक्तिगत नहीं होता, जितने लोग उस पर काम करते हैं, जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कॉमन इकट्ठी होकर फाइल करते हैं, उनको एक लोगो मिलता है और सब लोग उस लोगो को लगाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वो डिजाइन करते हैं, वो जो भी फाइल करता है उसे मिलता है। और एक बार अगर GI टैग मिल गया, तो GI टैग मिलने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आपका सामान है, उस सामान की अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में उसका महत्व होता है, उसकी प्राइस ज्यादा मिलती है, उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है, और उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब उसके बारे में ये है कि ऑथेंटिक है। जैसे अलीगढ़ के ताले, अब अलीगढ़ के ताले का मतलब कहीं भेज दो, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मेरठ की गजक पट्टी किसी को दे दो, अच्छा मेरठ से लाए हो, मतलब यहाँ की पहचान है। दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो GI भी हमारे देश में भी और विदेश में भी, डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाता है। ये बहुत सा बड़ा विषय है, इसमें फाइलिंग कैसे करते हैं। आप बहुत छोटे बच्चे हो, इतना मैं बताऊंगा थक भी जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इतनी प्रकार की बौद्धिक संपदाएं हैं, और ये बौद्धिक संपदाओं की, जो भी व्यक्ति अमीर है, साइंटिस्ट, मैं ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यक्ति अमीर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है,
या जो देश अमीर है उनके पास ये सभी प्रकार की बौद्धिक संपदाएं ज्यादा है। जिसके पास बौद्धिक संपदा कम है वो अमीर नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। तो मेरा फिर वही है, आप सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए सारे बच्चों को, कि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अपनी गुणवत्ता बनानी है, अपना आइडेंटिफिकेशन कराना है, तो आपके पास कोई ना कोई इनमें से एक, कम से कम एक, सारी हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक बौद्धिक संपदा होनी चाहिए। और आपके पास बौद्धिक संपदा होगी तो पूरे देश के पास होगी। हर बच्चे के पास बौद्धिक संपदा होगी तो पूरे देश के पास होगी। आगे वाले आप ही वैज्ञानिक हो, आप प्रोफेसर हो, आप ही IAS हो, IT जज हो, सारे कुछ। और बौद्धिक संपदा बढ़ेगी तो हमारा देश। बहुत सुंदर, धन्यवाद मैं शैलेन जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रॉपर्टी राइट के ऊपर इतनी बढ़िया चीजें बताई। यकीन मानिए यही चीज है जो आपको जिंदगी में आपसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये सारा कार्यक्रम आपका जो है विज्ञान और करके सीखे जो हमारी संस्था है, तो उस पर सीधा लाइव चल रहा था।